So hello everyone, I welcome you all to 5 am क्रैक प्रीलिम सीरीज़ में. सो आज टुडे इज़ 2 दिसंबर. आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन है पावर्स डू प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैव टू डील विथ एमपीज डिसरप्टिंग प्रोसीडिंग्स. अभी जैसे कई सारे जो एमपीज़ हैं उनको सस्पेंड किया गया था, इस वजह से ये आर्टिकल भी अगर आप देखोगे तो आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, ये आर्टिकल भी आपका आया था. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स आपके दे रखे हैं. पहला है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ऑफ ईच हाउस कैन डायरेक्ट एन एमपी टू विदड्रॉ फ्रॉम द लेजिस्लेटिव चैम्बर फॉर ग्रॉसली डिसऑर्डरली कंडक्ट. अगर कुछ ऐसा कंडक्ट होता है जो कि हाउस के बिजनेस को डिसरप्ट करे, तो उस केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं दोनों ही हाउसेस के, दे कैन डायरेक्ट एन एमपी टू विदड्रॉ. वो विड्रॉ करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं. ये स्टेटमेंट सही है. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन ऑल्सो नेम एन एमपी फॉर परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस. नेम भी किया जा सकता है कि कौन ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, कौन से जो एमपी हैं वो आपके जिम्मेदार हैं. ये स्टेटमेंट भी आपका सही है. न्यू रूल 374A, it empowers the speaker to automatically suspend an MP for a maximum of होल सेशन फॉर डिसरप्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस. तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा होल सेशन के लिए नहीं हटाया जा सकता, 5 days के लिए. फॉर द 5 days, ये इफ़ यू टॉक अबाउट दिस रूल, एज पर दिस रूल 5 days के लिए हटाया जा सकता है. तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज हियर इट्स रिटन कि एज पर द 374A रूल स्पीकर इज एम्पावर्ड. स्पीकर एम्पावर्ड है कि वो कोई भी जो एमपी हैं उन्हें 5 days के उसे होल सेशन के लिए मैक्सिमम देखा जाए तो आपका उनको हटाया जा सकता है, या फिर वी कैन से सस्पेंड किया जा सकता है. सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है. आंसर है दैट इज़ ए. सो ये जो सेशन है, दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. शुरू करते हैं. दूसरा जो क्वेश्चन है, देखो इसको. What is subsection 1A under section 3 of the Essential Commodity Act which is being recently removed? ये काफ़ी न्यूज़ में भी था. तीनों जो फार्म लॉज हैं तीनों ही आपके काफ़ी न्यूज़ में थे, तो इसको ध्यान में रखना है. इसका भी अगर देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस में आपका आर्टिकल भी आया था. इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा ऑफ एसेंशियल कमोडिटी. पहला स्टेटमेंट है कि ये जो सेक्शन 1A है अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये एम्पावर करता है किसको, गवर्नमेंट को, कि वो कंट्रोल कर सकता है किसको, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसका प्रोडक्शन, उसका सप्लाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज़ ट्रू. इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, ओनियन. मतलब जिन्हें भी वी कैन से आप एसेंशियल कमोडिटी के रूप में जो है डिक्लेयर करता है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया कि इन केस ऑफ अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आती है, जैसे वॉर की सिचुएशन हो, फैमिन की सिचुएशन, ऐसा, तो उस केस के अंदर अंडर दैट कंसिडरेशन जो सप्लाई है फूड स्टॉक का, जैसे सीरियल, पल्सेस, पोटैटो, इनका, उसको रेगुलेट किया जा सकता है. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. इट प्रेस्क्राइब द प्राइस ट्रिगर फॉर इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट. अगर इन केस देखा जाए कि अगर स्टॉक लिमिट को इंश्योर करने के लिए या इम्पोज करने के लिए जो प्राइस मैकेनिज़्म है उसको भी यूज़ किया जा सकता है अंडर सबसेक्शन 1A. एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट शैल बी बेस्ड ऑन अ प्राइस राइज एंड ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग द स्टॉक लिमिट. मतलब जैसे कोई होर्डिंग कर ले उस केस में, तो स्टॉक लिमिट अगर कोई ऐसा इम्पोज करता है, प्राइस राइज होता है, तो उसमें भी रेगुलेशन के प्रोविजंस हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. सो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. दैट इज़ आंसर 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, OOPE. ये भी आपका न्यूज़ में था. अगर ये देखा जाए तो ये हिंदू के अंदर आर्टिकल भी आपका आया था, उस पर बेस्ड है ये. इट इज़ अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी दैट विल नेवर बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सोर्स. In the healthcare financing sector, this represents the share of the expense that an insured party must pay directly to the healthcare provider without a third party, insurer or government. Out-of-pocket expenditure as a share of total health expenditure and foreign aid for health as both goes up as per the findings of the National Health Accounts Estimates for India for 2017-18. इसको ध्यान से रीड करना है. पहले तो ये है कि इट इज़ द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी. ये डायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी है दैट मे और मे नॉट बी लेटर रिम्बर्स. यहाँ पे लिखा है कि कभी भी नहीं. इट मे बी रिम्बर्स्ड,
इट मे नॉट बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी सोर्स। मतलब ये डायरेक्ट पेमेंट की जब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये रिम्बर्स हो भी सकता है और ये रिम्बर्स नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा नेवर, ये स्टेटमेंट गलत है। इन द हेल्थ केयर फाइनेंसिंग सेक्टर दिस रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ द एक्सपेंसेस दैट इंश्योर्ड पार्टी मस्ट पे डायरेक्टली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हॉस्पिटल आप जाते हो, आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो आप कई बार जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको जो आप पे करते हैं, ऐसा पेमेंट जो कि इंश्योर्ड नहीं है, कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि इंश्योर्ड नहीं है, मतलब थर्ड जिससे भी आपने इंश्योरेंस कराया है उसमें वो इंश्योर्ड नहीं है, तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के रूप में कंसिडर किया जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड फॉरेन एड फॉर हेल्थ हैज़ बोथ कम डाउन, यहाँ पे लिखा है हैज़ कम अप। ये क्या है कि नीचे आया है। यहाँ पे अगर देखा जाए आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर का एज अ शेयर की हम बात करते हैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में और फॉरेन एड से, ये क्या नीचे आया है। जो रिसेंट फाइंडिंग है बाय नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट 2017-18, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत हो गया। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका होता है या गवर्नमेंट के द्वारा कई स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत और ये सब, तो इसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम रखा जा रहा है। मतलब ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं दैट आर इंश्योर्ड अंडर जो भी इंश्योरेंस लिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर है दैट इज़ 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी। This is India Biojet Fuel technology. Biojet fuel is prepared from non-edible tree-borne oil and is procured from coastal areas of India. It will reduce air pollution by virtue of its ultra-low sulfur content compared with the conventional jet fuel. It will enhance the livelihood of the farmers and tribal engaged in producing, collecting and extracting non-edible oils. यहाँ पे आपको करेक्ट जो है स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ भी अगर आप देखोगे, ये न्यूज़ है कि इंडिया बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी रिसीव फॉर्मल मिलिट्री सर्टिफिकेशन। ये आपकी न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा आपका पब्लिश भी किया गया था, जिस पर बेस्ड ये आपका प्रश्न है। सो बायोजेट फ्यूल की जब हम बात करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन एडिबल ट्री बॉर्न ऑयल, यहाँ तक ठीक है, एंड इज़ प्रोक्योर्ड फ्रॉम वेरियस ट्राइबल एरियाज। नॉन एडिबल ट्री की जब हम बात करते हैं तो ये ट्राइबल एरिया, कोस्टल एरिया से नहीं, ज़्यादातर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड या नॉर्थ ईस्टर्न, वहाँ से ये आपका जो सर्टेन ट्रीज़ हैं उनको नॉन एडिबल जो ट्रीज़ हैं, मतलब जिनको कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, वहाँ से ये आपका प्रोक्योर किया जाता है। जो ये ट्रीज़ हैं इनको प्रोक्योर करके फिर बायोजेट फ्यूल आपका बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एयर पोल्यूशन रिड्यूस करेगा क्योंकि सल्फर कंटेंट बहुत लो है। अगर कन्वेंशनल जेट फ्यूल की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये लाइवलीहुड भी फार्मर का इंप्रूव करेगा क्योंकि इसको ऐसे ट्रीज़ को ग्रो करके सेल किया जाएगा तो इससे उनकी अर्निंग भी होगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या है 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ओडीआर के ऊपर है। तो ये भी न्यूज़ अगर आप देखोगे तो पीआईबी की न्यूज़ है, नीति आयोग में के द्वारा ये पब्लिश भी आपकी की गई थी। सो ओडीआर इज़ अ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स particularly small medium value cases using digital technology and techniques। ये पहला आपका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप इसको रीड भी करोगे, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कोई डिस्प्यूट्स है उसका ऑनलाइन रेजोल्यूशन। तो ये क्या है कि ओडीआर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट ज़्यादातर जो स्मॉल और मीडियम वैल्यू केसेस हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्निक का माध्यम यूज़ करके उनको रिजॉल्व करना, तो ये ठीक लगता है स्टेटमेंट। दूसरा है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डिस्प्यूट अवॉइडेंस, कंटेनमेंट एंड रेजोल्यूशन आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम, आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ओडीआर इज़ अ रिजोल्यूशन, इट इज़ अ रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ये जैसे ये तो स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इट इज़ सेइंग द ओडीआर पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया टू स्केल डिस्प्यूट अवॉइडेंस, कंटेनमेंट एंड रेजोल्यूशन ऑनलाइन। या आउटसाइड द ट्रेडिशनल, व्हेन वी आर सेइंग कि इट इज़ आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू बिकॉज जो
ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम आपका है उसके बाहर भी ODR के माध्यम से जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे डिस्प्यूट अवॉइडेंस या कंटेनमेंट या जो रिजोल्यूशन किस तरीके से हम लेकर आ सकते हैं जो नॉर्मल आपका ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम उसके बाहर है। डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन द ODR पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज आपकी की गई है। ये रिलीज रिपोर्ट की गई थी नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। ये रिपोर्ट है नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई, इसी वजह से न्यूज़ में भी तो ये गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर है दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC 1934। ये है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली प्रपोज्ड एन अमेंडमेंट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 टू लॉन्च दिस। ये पहला आपका जो स्टेटमेंट है, CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी is a digital form of fiat currency which can be transacted using wallet backed by blockchain and is regulated by finance ministry. It enables the user to conduct only डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। अब देखो क्या है कि जो CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी के केस में भी काफ़ी है और RBI ने कहा कि हम भी अपना एक वर्चुअल करेंसी लेकर आएंगे या क्रिप्टो करेंसी के रूप में हम लेकर आएंगे। तो CBDC एक डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी है विच कैन बी using wallet backed by blockchain and is regulated not by the finance ministry but by the central bank। मतलब RBI के द्वारा ये चीज़ रेगुलेट होगी, इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। उसके बाद इट इनेबल द यूज़र टू कंडक्ट बोथ नॉट ओनली डोमेस्टिक बट ऑल्सो मतलब ये लॉजिकल भी देखोगे कि खाली डोमेस्टिक के लिए कैसे लिमिट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली डोमेस्टिक, आउटसाइड भी क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शन है दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो ये एक आपको एक हम कह सकते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन विच डू नॉट रिक्वायर थर्ड पार्टी और बैंक, ये भी आपका पॉसिबल है। सो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है आपके। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। आंसर है दैट इज़ बी। ये भी आपका आया था। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और जीरो डिफेक्ट जीरो अफेक्ट स्कीम है, ZED स्कीम है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज़ बीन appointed as the national monitoring and implementing unit for implementation of ZED, launched in 2016 by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise MSMEs। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल मॉनिटरिंग, यहाँ पे इट इज़ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड as a national monitoring and implementing unit for implementation of ZED। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। उसके बाद क्या है कि ये 2016 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्टिव स्कीम का फॉर द प्रमोशन ऑफ जीरो डिफेक्ट एंड जीरो अफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एमंगस्ट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में, और फिर ये क्या है जो ZED असेसमेंट है उसके तहत फिर सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। उसके बाद इकोसिस्टम डेवलप करना जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि ऐसा कोई डिफेक्ट ना हो इन केस ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये एनेबल करेगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का फिर कि वो मैन्युफैक्चर करे क्वालिटी प्रोडक्ट को भी एनकरेज करे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कि वो अपनी क्वालिटी को कंसिस्टेंटली जो है वो अपग्रेड करते रहें, और जो मैन्युफैक्चरिंग है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की उसमें जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाए। इस तरीके के एम से ये इट विल वर्क। तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। आंसर है दैट इज़ 2 ओनली। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें, और अकेडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप अकेडमी से जुड़ सकते हैं। अभी 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन है, उसके बाद कई सारे ग्रेट ऑफर्स हैं, उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। UPSC CSC कॉम्बैट का हिस्सा 5 दिसंबर को जरूर सुबह 11 बजे है। इस पर अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मौका रहेगा UPSC CSC बैच कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स और एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रिक इट।